हेलो एवरीवन, टुडे इज 30 सितंबर और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम द पायनियर न्यूज़पेपर से देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो हमारे जो जेंडर इक्वलिटी से जुड़ रही है सीधे सीधे, जहाँ पर वोमेन्स के जो अबॉर्शन के जो नियम थे, रूल्स थे, उनमें कुछ चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने करा है। सुप्रीम ये काम तो गवर्नमेंट का है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। दरअसल आपने सुना होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो केसेस आपने सुने होंगे, उसी का एक एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था अबॉर्शन के रिगार्डिंग, उसमें कुछ चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं। गवर्नमेंट ने जो लिस्ट बनाई थी कि अबॉर्शन के लिए कौन कौन वैलिड होगा, उसमें कुछ नए चेंजेस करके कुछ नए लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करा है। दरअसल आप देखें कि अब तक जो अबॉर्शन जो था, उसकी अपनी एक टाइम लिमिट थी। उस टाइम लिमिट के अलावा उस अबॉर्शन के लिए एक एक और ऑर्डर था, एक ग्रुप था कि केवल वही जो वुमेन्स है वही अबॉर्शन के लिए है, वो एलिजिबल है। ये सबसे पहले ये सारी बात जो है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। जो भी बातें मैं कहूँगा वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में लिखा हुई गई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में सारी बातें लिखी गई है कि वुमेन्स को प्रेगनेंसी की कंडीशन में 24 वीक्स के अंदर 24 वीक्स के अंदर अबॉर्शन का राइट होगा। टिल 24 वीक्स 24 वीक्स तक इन्हें अबॉर्शन का राइट होगा, लेकिन ये राइट हर लेडी को, हर वोमेन को नहीं होगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें जो थे कि जो सेक्सुअल असाल्ट से, रेप से, जो जो जिनका इफेक्ट हुए हैं वो हैं, जो सर्वाइवर्स हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, रेप की वजह से। इसके अलावा जिनके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, स्पेशली 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मैरिटल स्टेटस में कोई चेंज आ जाता है, जैसे वो विडो हो या डाइवोर्स का केस आते हैं, तो उस कंडीशन में, या फिर वोमेन जो है 24 वीक्स के अंदर यदि वो एक सेफ, एक अच्छी लेडी यदि किसी रीजन की वजह से डिसेबल हो जाती है, या बोले कि दिव्यांग हो जाती है, और वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकें, तो भी डिसेबिलिटी की कंडीशन में भी ये चलता है। इसके अलावा यदि वो लेडी मेंटली इल हो जाती है, दिमाग से थोड़ा उसका इफेक्ट करता है, दिमाग से वो अनहेल्दी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ डिजास्टर इमरजेंसी सिचुएशंस या ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स कुछ ऐसी बैठती है जिसे गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख सकती है कि इमरजेंसी की कंडीशन में ये ऐसा हो सकता है कि कई बार वोमेन्स पर फोर्सफुली सेक्स, आप इसे रेप से जोड़ के देख सकते हैं कि फोर्सफुली उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इस वजह से भी ये कंडीशंस देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट ने तो ये सारी बातें करी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जो वोमेन के बीच ही जो डिवीजन कर रहे हैं वो है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से इसमें जो कुछ चेंजेस इन्होंने करे हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि आप सिंगल लेडी को मैरिड और अनमैरिड के बीच में जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं इस अबॉर्शन के बेसिस पर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंगल लेडी होती थी उस सिंगल लेडी को भी अब अबॉर्शन के अंडर लाया है, सिंगल लेडी को भी इसके अबॉर्शन के अंडर लाया है। इसके अलावा इस लिस्ट को और ज्यादा ब्रॉड करा है, और इस तरीके से ब्रॉड करा है कि पूरा जो ये लिस्ट है जिनको 24 वीक्स तक अबॉर्शन की अलाउ है, वो पूरा लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रह सके, कि उसमें किसी भी प्रकार की बायसनेस न देखी जाए। यही हमारा अबॉर्शन वाला मुद्दा था, और ये सीधे तरीके से, इस तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजन को रिव्यू करना आगे होकर, वो आपके एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन इसी की अलाउ करता है। हमारी जो जुडिशरी है उसको जेआर का, जेआर मतलब जुडिशियल रिव्यू का। लेकिन जब गवर्नमेंट के ही इंटरफेयर करने लगे, जिस तरीके से इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की इस लिस्ट को आगे, इसको वापस से मॉडिफाई करा, ये सारी बातें जो हैं वो आपके जुडिशियल रिव्यू से जो जुडिशरी है वो आगे बढ़कर जुडिशियल एक्टिविज्म पर चली जाती है, जहां गवर्नमेंट के कामों में जुडिशरी इंटरफेयर करने लगती है। यही चीज जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बात ये लिखी गई है, और ये पूरा जजमेंट जिस दिन आया है वो था 28 सितंबर।
और 28 सितंबर जब डेट वाइज कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो 28 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे था। इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे किस दिन मनाते हैं तो वो था हमारा 28 सितंबर, और इसी के दिन ये जजमेंट आया था। तो तीन बातें हो गई कि ये पूरी बातें एक लीगलाइज है, एमटीपी एक्ट में सारी बातें लिखी गई है, लिस्ट में कौन कौन है, इंटरनेशनल एबॉर्शन सेफ एबॉर्शन डे किस दिन मनाया जाता है। आगे चलते हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज है, अशोक गहलोत की, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा सीबीआई की रेड है, रोज ही पढ़ती है, कहाँ तक पढ़ोगे। पीएफआई के बारे में हमने कल ही जान लिया था कि पीएफआई कौन है, पीएफआई पे इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ मॉडिफाई आया है। इसके अलावा यूक्रेन रशिया के बारे में है, हमने ऑलरेडी 26 को इसका रिव्यू कर लिया था कि रशिया यूक्रेन वॉर है क्या, तो बार बार हर चीज को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, कंसेप्ट वही है। एक नई न्यूज जो आई है वो है एयरबैग से। तो आपसे कॉमन सेंस है कि एयरबैग का यूज कहाँ होता है, तो एयरबैग का यूज है वो आपके पैसेंजर व्हीकल्स में होता है। इन व्हीकल्स में पैसेंजर एयरबैग्स में अभी जो साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एयरबैग्स का यूज, एयरबैग्स जो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी तो एयरबैग्स खुले नहीं थे। जब से ही सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी कर दिया और एयरबैग्स की क्वालिटी को लेकर भी एक इशू क्रिएट हुआ था, तो इस वजह से एयरबैग्स को उसके बाद से ही एयरबैग्स का एक जो इशू था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो अभी जो हमारी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जिसने हर पैसेंजर व्हीकल में 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी करा है, और इन एयरबैग्स की अपनी एक कैटेगरी है, वो थी आपकी M1 कैटेगरी। M1 कैटेगरी के एयरबैग्स का अब आपको पैसेंजर व्हीकल्स, जो नए पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें M1 कैटेगरी के 6 एयरबैग्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है। तो आपसे क्वेश्चन ये कुछ नहीं पूछेगा कि कितने एयरबैग्स मैंडेटरी है, पूछ भी ले तो केवल दो ही क्वेश्चन यहाँ बनेंगे कि आपसे पूछ लेगा कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक पैसेंजर व्हीकल में कितने एयरबैग्स मैंडेटरी हैं। पहला दे देगा 4 सीटें होती हैं, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 ही तो सीट 4 सीटर गाड़ी होती है तो 4 एयरबैग्स होंगे। 5, 6, सी में दे देगा 6 और डी में दे देगा 8, इस तरीके से आपको पूछ देगा। इसके अलावा आपसे पूछ देगा एक सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी करंट अफेयर का, कि हाल ही में रिसेंटली M1 कैटेगरी न्यूज में थी, ये किससे रिलेटेड है, पूछ देगा कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और दे देगा, महिलाओं से रिलेटेड है, क्या फिर ये पे हमारे पैसेंजर एयरबैग से रिलेटेड है। तो ये एयरबैग्स की ही एक कैटेगरी है M1 कैटेगरी। तो M1 कैटेगरी किससे रिलेटेड है, तो एयरबैग से रिलेटेड है, पैसेंजर व्हीकल्स के एयरबैग से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये रशिया यूक्रेन, अगेन कांग्रेस एनसीपी की न्यूज, बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट क्या चाह रही है, किसी एक वहाँ के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट नॉट इम्पोर्टेंट, यूक्रेन रशिया वार को ही कंटिन्यू करा है, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट, कांग्रेस की पर्सनल न्यूज नॉट इम्पोर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट भोपाल नगर पालिका का नॉट इम्पोर्टेंट, 6 एयरबैग्स वाली बात को ही इसमें कंटिन्यू करा है, सीबीआई की रेड को कंटिन्यू करा है, फर्स्ट फेज को इसमें कंटिन्यू करा था। ये कैपिटल की स्पेशल न्यूज है, ये दिल्ली एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं पायनियर का, तो जो दिल्ली एनसीआर की जो वहाँ की जो लोकल न्यूज है उसके बारे में इम्पोर्टेंट बताया गया है। इस हाँ, जैसे यहाँ पर एक चीज आप तो समझ लीजिए कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट आया है, मानसून हैज विड्रॉ फ्रॉम सिटी। 26 सितंबर के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑफसेट ऑफ मानसून। इसमें अब हमने देखा था कि अभी मानसून का विड्रॉ चल रहा है, उसी विड्रॉ में एक विड्रॉ हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से होने लगा है, और ये बात किसने बोली थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल है, मॉनसून है, इससे रिलेटेड जो भी हमारी जो अथॉरिटी है, जो कौन रेगुलेट करती है, कौन इस पर नजर रखती है, तो वो तो जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है गवर्नमेंट की, वो है आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर आती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक पहला कि हमारे यहाँ रेनफॉल जो है, मॉनसून है, विंड है, जो ये सारे काम कौन करती है, तो आपसे पूछ देगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ कंफ्यूज होता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
एक पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ये नहीं आती है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, जिसके हेड हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की पर्सनल न्यूज से हमें आईएमडी दिखा, तो हमने आईएमडी की थोड़ी सी रिसर्च करी। अगेन वहाँ की लोकल न्यूज। डिफेंस मिनिस्टर की एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है आपसे पूछ देगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किससे रिलेटेड है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी की बात करें तो एलएसी जो है वो आपके इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड है। और एक बात आती है एलओसी, तो वो आपके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड है। तो वर्ड का ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा एलएसी किससे रिलेटेड है, तो वो आपके इंडिया चाइना बॉर्डर को ही एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दरअसल हुआ ये था कि इंडिया जब और 1950s में और 1960s में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पे टेंशन थी, तो फिर एक जब टेंशन को ही होल्ड करने के लिए, उसे को रोकने के लिए कि जिसका जहाँ कब्जा था वहीं पर उसकी बॉर्डर मान ली गई, इसीलिए जो वर्ड यूज़ करा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। थियोरेटिकली कितना था, क्योंकि एक दूसरे ने, हमने भी उनकी बॉर्डर के अंदर जाकर कब्जा करा, उन्होंने भी हमारे बॉर्डर के अंदर आकर कब्जा करा, तो एक्चुअल जो लाइन थी वो अलग थी और जो ऑफिशियल लाइन थी वो अलग थी। इसलिए हमारे बीच जो वॉर भी हुआ था 1962 का, तो इस इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जिस जो जहाँ था उसको वहीं रोक दिया गया, जिसका एक्चुअल कंट्रोल जहाँ था वहीं से एक नाम निकल कर आया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड है। अब डिफेंस मिनिस्टर गए हैं तो एलएसी में भी कहाँ पर गए हैं, तो ये दिबांग वैली में गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दिबांग वैली कहाँ है, मिनिस्टर कितनी तारीख को गए थे, किस किस से मिले थे, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। आपसे पूछेगा तो वहाँ की लोकेशन पूछेगा कि दिबांग वैली कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। तो दो क्वेश्चन, एलएसी का रिलेशन कौन सी बॉर्डर से है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर, और दिबांग वैली कहाँ है, ज्योग्राफी। दोनों क्वेश्चन ज्योग्राफी, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर से और एक ज्योग्राफी से। दिबांग वैली कहाँ है, तो दिबांग वैली आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। ईडी के बारे में ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे, वही बात कि ईडी रेड कर रही है हमारे लिए। ईडी कहाँ रेड कर रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ईडी इंपॉर्टेंट है, हमने कल देख लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्री टू इनहेंस डिफेंस टाइज, हमने कल बात करी थी क्वेड के बारे में। वहां पर भी हमने देखा था कि क्वेड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मेंबर हैं। इसके अलावा हम बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं। दरअसल इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्री टू इनहेंस डिफेंस टाई इसलिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडिया, ऑब्वियसली बात है, इंडिया के बारे में तो आप जानते हो कि हमारी जो पॉलिसी है वो एंटी चाइना है। और ऑस्ट्रेलिया भी स्पेशली पिछले कुछ 6 से 10 महीने के अंदर इनकी जो पॉलिसी रही है वो भी इंडिया एंटी चाइना रही है। बस हमारी जो एंटी चाइना पॉलिसी है उसे हम इंडियन ओशियन में इम्प्लीमेंट करते हैं और ये पैसिफिक ओशियन में इम्प्लीमेंट करते हैं। और चाइना का स्पेशली मेरीटाइम डोमेन्स में इनकी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ही ये दोनों कंट्रीज ने अपने आप को डिफेंस टाइज को बढ़ाने की कोशिश करी है। जैसे दोनों अभी क्वाड के मेंबर्स हैं, दोनों के बीच में कई सारी बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज का नाम मैं बताता हूँ आपको, ओसी इंडेक्स। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज मतलब हमारी जो ये मेरीटाइम डोमेन में होने वाली, जिसमें हमारी इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरीके से एक एयरफोर्स की भी अपनी एक्सरसाइज होती है बायलैटरल लेवल पर। तो ये ओसे ओसे इंडेक्स जो है ये भी बायलैटरल एक्सरसाइज का ही एक एग्जांपल है। ये सारी बातें इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस रिलेशन के बारे में, क्वाड, बायलैटरल, ओसे इंडेक्स एक्सेट्रा। अगेन अबॉर्शन पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट न्यूज, एक्टिविस्ट हेल्ड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अबॉर्शन। कोई मतलब नहीं है एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं। ये मोदी का, ये गुजरात के अभी जो वहाँ के चुनाव है तो वहाँ से रिलेटेड न्यूज़ है। हमने
26 सितंबर को बात भी करी थी कि जम्मू कश्मीर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो मिलिटेंट्स में और वहाँ की जो लोग हैं मिलिटेंट्स में और वहाँ की जो हमारी आर्मी है उनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। और इसी में एक आया है ट्विन ब्लास्ट इन 8 आवर्स लोकेटेड रॉक इन उधमपुर। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उधमपुर है कहाँ, तो उधमपुर आपके जम्मू कश्मीर में है। 8 आवर के अंदर 2 ब्लास्ट हुए, 4 आवर के अंदर भी 2 ब्लास्ट हो जाते तो भी नहीं पूछता, केवल यही पूछता कि उधमपुर आपसे मेजदी कॉलम में करंट में 4 लोकेशन दे देगा। जैसे अभी हमने आज हमने पढ़ ली, एक होगी आपकी उधमपुर होगी, एक होगी आपकी दिबांग वैली, इस तरीके से, और मेजदी कॉलम करा देगा कि दिबांग वैली कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरीके से करंट अफेयर और ज्योग्राफी को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, अमोनिया गैस लीक हुआ है, तो अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में ये हुआ है। अमोनिया मतलब NH3। तो आपसे पूछ देगा अमोनिया का केमिकल कंपोजिशन के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगेन राहुल गांधी, नॉट इम्पोर्टेंट। अगेन ये हमारे एक्टिविस्ट हैं, इनको जेल कर दी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल में मैंने जब पूरी बात करी गई तो हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ, हमारे गवर्नमेंट की जो वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज है उस पर सवाल खड़े करे गए हैं। और उस सवाल खड़े गए हैं, जो सवाल खड़े करे गए हैं, जिस बॉडी की फंक्शनिंग पे सवाल खड़े गए हैं, वो है आपका, जिस बॉडी की फंक्शनिंग पे सवाल खड़े गए हैं वो है, एक तो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी फंक्शनिंग पे क्वेश्चन करे गए हैं दरअसल। और जो क्वेश्चन करा गया है वो है आपका गलेनहट्टा नेशनल पार्क। अब आपसे पूछेगा कि दरअसल गलेनहट्टा जो नेशनल पार्क है उसे डी नोटिफाई कर दिया गया था 2021 में, गलेनहट्टा नेशनल पार्क को डी नोटिफाई कर दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि गलेनहट्टा नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो गलेनहट्टा नेशनल पार्क जो है वो आपके है ग्रेट निकोबार आइसलैंड में। ग्रेट निकोबार आइसलैंड में गलेनहट्टा नेशनल पार्क था। 2021 में इसका नेशनल पार्क का दर्जा ले लिया गया, इसे वापस से डी नोटिफाई कर दिया गया। तो इस तरीके से नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन करे गए हैं कि किस तरफ तो आप चीता का रिलोकेशन कर रहे हैं, अफ्रीका से चीता मंगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जहाँ एक चीता के लिए आपने इतना कुछ करा कि वहां से अफ्रीका से चीता मंगा के उन्हें वापस से इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ था आपका गलेनहट्टा नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार आइसलैंड का, जहां पर जो कि एक काफी ज्यादा जो लेदर बैक सी टर्टल्स के लिए एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, स्पेशली उनकी आइकॉनिक नेस्टिंग साइट थी। एक जो ली वेदर सी टर्टल्स थे उनके लिए जो थी एक नेस्टिंग साइट थी गलेनहट्टा नेशनल पार्क। उन आप एक तरफ चीता पे तो इतना ध्यान दे रहे हो, दूसरी तरफ आपके जो ये सी टर्टल्स हैं, ये स्पेशली ये लेदर बैक, जो जिनके लिए ये अपने आप में ही पहले से नेस्टिंग साइट थी, अब आप उस नेशनल पार्क को डी नोटिफाई कर दोगे तो वहाँ जो है वो ह्यूमन इंटरफेयर बढ़ेगा। तो ऐसे में इनके लिए ये जो नेस्टिंग साइट जो है वो के लिए जो इन्वायरमेंट था वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही था कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है किसी पे तो ध्यान दे रही है, और जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो है नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो है उस पर ध्यान उनका है नहीं। तो लेदरबैक सी टर्टल्स यदि इस कंडीशन में कहीं यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो आप ये ध्यान रखेगा कि लेदरबैक एक जो सी टर्टल्स है वो मिलते कहाँ हैं, तो वो आपके अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार आइसलैंड में। और ये पूरा जो है ये पूरा है निकोबार में भी, ग्रेट निकोबार आइसलैंड में भी जहाँ है वो है आपका गलेनहट्टा नेशनल पार्क में। और ये सारी डिसीजन कौन सी बॉडी ले रही थी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसमें ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, इसके अलावा
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। सबसे पहले नॉन ऑफिशियल्स में ही कई सारे वाइल्ड लाइफ जो एनजीओस होते हैं, उस वाइल्ड लाइफ जो एनजीओस होते हैं उनके मेंबर्स इसमें होते हैं। और ऑफिशियल मेंबर्स में आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर और भी कई सारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं। यानी इसमें ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं और हमारे नॉन ऑफिशियल्स या नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स भी होते हैं। ऑब्वियसली बात है इसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के जो चेयरमैन होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, और इसके जो वाइस चेयरमैन होंगे वो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। ये पूरी बात नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में थी। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये दिल्ली की अपनी दिल्ली पर एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, वहाँ की ऐप आप गवर्नमेंट पर। ये अगेन पॉलिटिकल न्यूज बीजेपी के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट नहीं होता था। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच का डिस्प्यूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जयशंकर की यूएसए की विजिट हमने लास्ट डे देखी थी। अगेन ये श्रीलंका के पार्लियामेंट के बारे में है, अब हमारी पढ़ लें जो ही बहुत है। जापान जापान की पर्सनल न्यूज, ऑकलैंड की पर्सनल, ये सारी जो है न्यूज पर्सनल न्यूज हैं। जैसे जापान और चाइना के रिलेशन को 50 साल हो गए, तो अब 50 हो कि 100 हो, उसमें इंडिया का तो कोई रोल है नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अगेन रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, हमने ऑलरेडी इसका पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अब तो बस अपडेट हो रहे हैं कि कौन माइग्रेट करा, हाँ इसमें कौन माइग्रेट करा, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डेली टू डेली अपडेट आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा नाटो बिलीव्स दी बाल्टिक सी गैस लीक्स वर, आप तो इतना ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, एक तो नाटो दिख रहा है, एक बाल्टिक सी दिख रहा है, और बाल्टिक सी गैस यानी आपको यूरोप में गैस ढूंढना है तो आप बाल्टिक सी में चले जाओ। तो बाल्टिक सी जो है वो यूरोप का एक इनलैंड सी है, यूरोप का एक इनलैंड सी है, जिससे कई सारे जो हैं वो कंट्रीज जुड़ते हैं बाल्टिक सी से। इसमें जैसे आपका एक तो है आपका लिथुआनिया, आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि बाल्टिक सी को कौन कौन से कंट्री टच करते हैं, तो क्योंकि बाल्टिक सी गैस लीक जो था वो अभी काफी न्यूज में है, तो बाल्टिक सी गैस लीक में कितनी गैस रिलीज हुई नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन बाल्टिक सी से कौन कौन से कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस पर देख लेते हैं। एक तो है आपका लिथुआनिया, एक लातविया, इसके अलावा आपका इस्टोनिया, इसके अलावा रशिया, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, इसके अलावा आपका फिनलैंड और डेनमार्क। तो इस तरीके से कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था बाल्टिक सी गैस लीक में, बाल्टिक सी की जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, उसकी ज्योग्राफी क्या है कि यूरोप में है और यूरोप के ये कंट्रीज इसके साथ शेयर करते हैं। नाटो की बात आती है तो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक एक सी के लिए, उसमें जो यूरोप के और पैसिफिक यूएसए ये सारे कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ऑलरेडी हम 26 सितंबर को इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन यूएसए रशिया न्यूज, स्पेसिफिक न्यूज, इस पूरे पेज में भी स्पेसिफिक न्यूज करी गई है। सेंसेक्स हर एक मिनट पे चेंज होता है, कहाँ तक पढ़ेंगे, कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो पढ़ेंगे। हालांकि एक न्यूज आई है कि एस एम एस एंड पी ने हमारे इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया एक स्टार इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, स्टार इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है। और इन्होंने हमारी जो ग्रोथ की एस्टिमेट लगाई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, एस&पी ने जो हमारी ग्रोथ एस्टिमेट ग्रोथ लगाई है कि कितनी ग्रोथ रह सकती है, तो वो आपकी 7.3% रहेगी। एस&पी है कौन? दरअसल कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर या प्राइवेट कंपनीज की परफॉर्मेंस के आधार पर या कॉरपोरेट बॉडीज की परफॉर्मेंस के आधार पर उनके जो नेक्स्ट ईयर में या आने वाले कुछ सालों में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इसका कुछ अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। वही एस्टिमेट इंडिया की इकोनॉमी के लिए आया है कि ये 7.3 रहेगा।
और ये पूरा एस्टिमेट जो लगाते हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है। ये दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनेशनल और एक होती है नेशनल। इसमें जो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आपसे पूछ देगा कि S&P, मूडीज, क्रिसिल ये क्या है। तो ये किसी सॉफ्टवेयर के नाम नहीं है, ये किसी जगह के नाम नहीं है, ये किसी ही, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम है। S&P, मूडी, क्रिसिल, इक्रा, ये सब। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो सारी बातें करी गई है इसमें आगे भी पूरी स्पोर्ट पेज आएगा आगे, तो वो सारे स्पोर्ट पेज में बातें करी गई है। लेकिन आज स्पोर्ट पेज में भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट आया नहीं है। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के बारे में बताया गया है। पूरा वर्ल्ड कप हो जाए हम उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे एक साथ। थैंक यू वेरी मच। आज का न्यूज़पेपर इतना ही था।